हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने यूपीएससी आईएएस 2024 का मैंने मेंस निकाला था। यूपीएससी ईपीएफओ भी मैंने प्रीलिम्स निकाला था। आरबीआई ग्रेड बी का भी मैंने प्रीलिम्स निकाला था। तो आपको मैं जो भी बताऊंगा वो मैंने खुद पे अप्लाई किया था, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। उतना सा ही पढ़ना है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा ऑप्शनल यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी था। ठीक है, अगर मैं आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो कि सिंपल वे में होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो कि मैंने सिंपल हैंड रिटन नोट से बनाया था। जैसे मैं दिल्ली में गया था वहाँ पढ़ाई करने के लिए करोल बाग में, तो वाजीराम इंटरव्यू कोचिंग को मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फी होता है वहाँ पे। तो अगर मैं सिंपल आपको मैं अपना पूरा कर्स बताऊंगा 10 साल का पीवाईक्यू में जो इकोनॉमिक्स का है उस पर देखेंगे। जो कि 10 से 11 मार्क्स क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि अभी घट के 8 से 9 क्वेश्चन हो गया है। आपको फॉर्मों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। जितना सा बताएंगे उतना सा ही काफ़ी है। जो कि क्योंकि एक कोट भी है कि लिमिटेड नॉलेज इज ब्लेसिंग फॉर डिस्काय। जितना ज़्यादा कम नॉलेज होगा उतना आपको डाइवर्ट मतलब भूलने की उतनी कम आपको प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम जो कि आपको जितना भी पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है उसी का ही पूरा क्रक्स को बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे को बहुत बार क्वेश्चन आया था। इसको सेंट्रल बैंक ने क्या क्या कंट्रोल करते हैं, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, मनी डिमांड को कंट्रोल करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि उर्जित आर पटेल जो 2014 में आरबीआई गवर्नर थे उसका क्या क्या स्टेटमेंट था कि सिर्फ हमें स्टेबलाइज को उसको मेंटेन नहीं करना है, बाकी ग्रोथ को भी हमें सेक्रीफाइस नहीं होने देना है। ठीक है, जैसे कि आपका देखना है कि आरबीआई क्या क्या करता है, तो गवर्नमेंट आपका फिजिकल पॉलिसी को देखता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखता है। ठीक है, जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिश्नर 4 साल के लिए बनाया जाता है, जो कि अब इसमें 3 आरबीआई के मेंबर्स रहते हैं और 3 एक्स गवर्नमेंट के रहते हैं। इसका टारगेट 4+-2 होता है। ठीक है, अगर इसका देखें तो कंसल्टेशन विद आरबीआई भी बनाया जाता था। 5 साल के लिए ये आपका टारगेट बनाया जाता था। सीपीआई 4+-2% होता है। अगर इसका टूल की बात करें तो कौन कौन से रिजर्व रेशियो में सीआरआर एसएलआर होता है। ठीक है, एंड देन एलएएफ में होता है आपका रेपो रेट, एंड देन एमएसएफ एंड बैंक रेट, एक ओएमओ जो कि आपको डिटेल में आगे हम देखेंगे। ठीक है, लेटर पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा फॉर्म में नहीं पढ़ना है। जैसे कि मनी क्या होता है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यूज होते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट को बिल्ड करता है कि आपके पैसे सुरक्षित है। ठीक है, अगर हम बात करें बाटर सिस्टम में पहले जो है बाटर सिस्टम के थ्रू ही प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता था। उसके बाद मेटेलिक वैल्यू मनी आया, फिर पेपर करेंसी आया जिसको लीगल टेंडर बोला जाता है, फिट करेंसी बोला जाता है, जो कि ट्रस्ट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रस्ट को बिल्ड करता है। ठीक है, आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा फॉर्म में नहीं पढ़ना है। लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब होता है एक फुल लीगल टेंडर होता है, एक पार्शियल होता है। फुल का मतलब हो गया पेपर नोट, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन क्वाइन में वैसा नहीं है। क्वाइन में मैक्सिमम आप 1000 ही दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम एसेट की बात करें, बैंक के 2 होते हैं। ठीक है, एक एसेट होते हैं, दूसरा लाइबिलिटीज होते हैं। एसेट में कौन कौन से आते हैं, जो कि बेनिफिट इन द फ्यूचर में उसका बेनिफिट होता है उनको। और लाइबिलिटीज में क्या होता है, ये कर्ज के रूप में होते हैं जिसको देना पड़ता है। एसेट में होगा आपका एडवांसेस हो गया जिसको लोन बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, मनी एट कॉल हो गया, शॉर्ट नोटिस हो गया जो कि 1 से 14 दिन के लिए देता है। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, डिपॉजिट हो गया, बोरोइंग हो गया, करेंसी हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब लाइबिलिटीज तो हैं। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला होता है V=PQ/MS। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी भी हो गया आपका, प्राइस लेवल जो कि पीस को डिनोट करता है, एंड देन एग्रीगेट डिमांड ऑफ रियल वैल्यूज ट्रांजेक्शन जितना है उसको करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जितना भी क्वेश्चन को वहाँ पे बहुत सारा होगा ना, तो इसी के फॉर्मूले के तो आप देख सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पे पूछा जाता है। अगर हम बात करें मनी मल्टीप्लायर, तो एम नोट जो है, जो कि आरबीआई पैसे देते हैं, और उसको मनी सप्लाई एम एस का मतलब होता है MS=M×M नोट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम बैंक की बात करें तो रिजर्व होता है कि लोन होता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, बिहेवियर्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, बैंक का बिहेवियर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। CDR RDR होता है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो।
जैसे यहाँ पे CDR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ याद रखना है आपको। अगर हम RBI के दो पॉलिसी चलता है इसका, कॉन्टेक्शनरी हो गया आपका, एक्सपेंशनरी हो गया। कॉन्टेक्शनरी का मतलब होता है कॉन्टेक्ट करना, मतलब खींचना। एक्सपेंस का मतलब है मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। सिंपल से इतना सा याद रखना है, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इतना सा ही देखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था PYQ में कि अगर हम अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट उस पर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, जो कि PYQ में पूछा गया क्वेश्चन था। तुरंत नहीं होता है, बट हाँ कुछ समय लगता है होने में, लेकिन तुरंत इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा। 2022 का क्वेश्चन था ये। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? अर्निंग अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट, कितना आपका अर्न हो रहा है, कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। अगर ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है? जिसमें कि बैंक कंपनी का भी बैलेंस शीट खुद ही मैनेज करने लगे, उसे ट्विन बैलेंस शीट कहते हैं। एक तो कंपनी का तो खुद है ही, इसके बाद फिर वो बैंक अपना खुद का भी प्रॉब्लम देखता है। दोनों को प्रॉब्लम को जब देखते हैं तो ट्विन बैलेंस शीट होता है, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान देना है, फॉर्मों में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं स्टेरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। स्टेरलाइजेशन में होता है क्या, उसको कंडीशन कुछ हम देखने की कोशिश करते हैं। जब डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक सिंपल बात बताते हैं, डॉलर हमको लेने के लिए हमको रुपीज़ को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। रुपीज़ को मैंने सेल किया, रुपीज़ को सेल किया तो मनी सप्लाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई को हम बढ़ाएंगे तो हमारा इन्फ्लेशन खुद में खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी मार्केट में ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन हमारा और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर से हमें रुपीज़ को मार्केट से खींचना पड़ेगा। रुपीज़ को बाय करने के लिए, हमें लेने के लिए, तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ही होता है। तो स्टेरलाइजेशन को भी थोड़ा ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि और इसमें आ जाते हैं इसमें कौन कौन से स्टेरलाइजेशन में कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, इसमें कि कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल कॉस्ट, ठीक है। फिजिकल कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। रिटर्न ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, इसको ऑन बाय द गवर्नमेंट करते हैं ना, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया। तो ये 3 से 4 बार क्वेश्चन ही सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर देखने को मिला इस पे। अब आते हैं CBDC, RBI हैंडल करता है इसको। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, सेम एज अ फेट करेंसी होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, इशू मतलब इंस्पायर बाय द बिटकॉइन के थ्रू होता है, सेंट्रली ऑन होता है, प्राइवेट इसमें नहीं होता है कुछ, ठीक है। इतना सही, जितना हमने मार्क किया उतना सही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, एंड देन हाईली लिक्विड सेफ होता है। टीवील हो गया आपका, रिपर्चेस गारंटी एग्रीमेंट हो गया आपका, म्यूचुअल फंड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया आपका, डेब्ट हो गया, इक्विटी हो गया, मोर देन वन ईयर्स हो गया, स्टॉक्स बॉन्ड्स हो गया। कुछ FDI देख लेते हैं। FDI में कुछ क्षेत्र में अलाउ नहीं होता, जैसे गैम्बिंग हो गया, लॉटरीज हो गया, बिजनेस हो गया, एंड देन निधि कंपनी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इस सब में नहीं होता है। कुछ देख लेना जो कि सिम प्रोडक्ट होते हैं उस सब में नहीं होते हैं। तो हम टैक्स का डिवोल्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी पे किया जाता है स्टेट के बीच में। इनकम पे होता है, फिर एरियाज पे होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे होता है, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे होता है, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट पे किया जाता है, ठीक है। कुछ हम ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं कि लैफर ग्राफ जो होता है किसके किसके बीच में होते हैं। तो टैक्स रेट एंड रेवेन्यू का होता है ग्राफ ये, ठीक है। इसको ग्राफ को देख लेना है आपको, ठीक है। किसके किसके बीच होता है, कौन कौन चीज को डिफाइन करता है, बस उसको देख लेना है। रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, ठीक है। अगर प्रिस्टन कर्व की बात करें तो ये GDP एट नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसको दिखाता है। अगर फिलिप्स कर्व की बात करें इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। कर्जनेट कर्व बताता है इनकम इनइक्वालिटी वर्सेस GDP पर कैपिटा, जो कि गिनी कोएफिशिएंट के बाद इसमें होता है, ठीक है। अगर हम पल्मा रेशियो की बात करें तो टॉप 10% का रिच पर्सन हो गया और बॉटम का 40% है, जो कि वेल्थ दोनों को कंपेयर करता है इसमें, ठीक है। टॉप 10% ऊपर से ले लेंगे और 40% नीचे से ले लेंगे, तो ये हमारा पल्मा रेशियो हो गया। बस इतना सा ही ध्यान रखना, बाकी आप इकोनॉमिक्स में खुद पढ़ेंगे। क्विंटाइल रेशियो टॉप 20% बट बॉटम 20%, 20-20 हो गया इसमें, सीधा याद रखना है आपको। उसमें 10-40 रखना याद, इसमें 20-20 होता है, ठीक है। अगर हम इन्फ्लेशन पे आते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब
क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस, ठीक है, सिंपल मायने में। जब राइस प्राइस पे बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे अभी इन्फ्लेशन 6% के आसपास में चल रहा है, जो कि बजट में भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक सर्वे सब। तो आरबीआई कंट्रोल करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को, कोर इन्फ्लेशन को नहीं करता है, ठीक है। कोर को हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को मेजर दो लेवल पे करते हैं, कंज्यूमर लेवल पे होता है, प्रोड्यूसर लेवल पे होता है। कंज्यूमर में सीपीआई होता है एंड द प्रोड्यूसर पे डब्ल्यूएस में ही, होलसेल प्रोड्यूसर। अगर सीपीआई में सिर्फ गुड एंड सर्विस होता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ ओनली गुड्स होता है, ठीक है। अगर हम इसका बास्केट को देखें तो सीपीआई का बास्केट बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली फूड होता है, इसमें फूड एंड बेवरेज दोनों होता है, क्योंकि गुड और सर्विस दोनों होता है ना इसमें सीपीआई में। अगर हम इसमें देखें तो कोर इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई में कौन कौन से कोर हेडलाइन दोनों होते हैं। तो कोर ये कुछ फार्मूला था MS/, जैसे कि आपका यहाँ पे सीपीआई हो गया कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर में होता है वोलेटाइल आइटम को ऐड नहीं किया जाता, कोर हो गया वो फूड एंड फ्यूल को छोड़ के। एंड देन डिमांड पूल में हम देखते हैं एक्सपेंसरी हो गया, फिजिकल सिमुलेटेंस हो गया आपका, हायर परचेसिंग पावर हो गया, एंड देन वेजेस बढ़ जाएंगे आपको। ये सब कुछ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डिटेल में जब आप इकोनॉमिक्स का बोलिएगा पढ़ाने के तो इकोनॉमिक्स में आपको हम अच्छे से बता देंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आते हैं, एक्सचेंज रेट होते हैं, ट्रेड होते हैं, ये सब क्या है, एक्सचेंज एक्सटर्नल सेक्टर ही तो है, जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत इम्पेक्ट करते हैं ये सब चीज़, तीन चीज़, ठीक है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। अब इसको देखते हैं करेंट करेंसी क्राइसिस क्या क्या होते हैं। सप्लाई डिमांड ऑफ द डॉलर, ठीक है, हम डॉलर के हिसाब से सब कुछ करते हैं ना। जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो बोरिंग हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि डिमांड डॉलर का ज़्यादा हो गया हमको, ठीक है, जिससे हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाता है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो मार्केट एक्सचेंज रेट होता है, जो कि एक होता है परचेसिंग पावर पेरिटी, ठीक है, जो कि इंडिया 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, और मार्केट एक्सचेंज रेट पे हमारा 5th नंबर पे आता है। तो इसी पीवाईक्यू ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जीडीपी पीपीपी एक्सचेंज रेट इज मोर ग्रेटर देन जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द रुपीज़, डिप्रिसिएशन रुपये अगर हो जाता है तो क्या होता है, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, बस। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, मसाला बॉन्ड इसमें नहीं होता है। इश्यू द रूपी को इश्यू करता है मसाला बॉन्ड, मतलब इसमें मसाला बॉन्ड का मतलब ही होता है यूज डॉलर रादर देन रुपीज़, ठीक है, मसाला बॉन्ड में यही होता है ना, सॉरी, इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें जो है ना रुपीज़ को बढ़ाया जाता है, डॉलर इसमें यूज़ नहीं करते हैं, मतलब रुपीज़ को यूज़ करते हैं, बाइंग रुपीज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर से। अगर हम ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन करेंसी हो गया, जो कि एसेट होता है आपका, फॉर्म ऑफ करेंसी हो गया, बाय गोल्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया आपका, गोल्ड हो गया, दूसरा नंबर पर HDR IMF का होता है, रिजर्व ट्रेंच पॉइंट होता है, गोल्ड ट्रेंच इसको बोलते हैं ये सब कुछ है, इसको देख लेना आपको, ठीक है, पीवाईक्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें FDI की, तो FDI अनलाइक द FPI एंड FII लेस देन 10% इक्विटी होता है, उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। FDI लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 10%, क्योंकि एसेट क्रिएट करता है, इक्विटी होता है लिस्टेड कंपनी में। अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसमें एक कोई भी अमाउंट डाल दीजिए, वो भी FDI ही हुआ। अगर हम बात करें नॉन डेप्ट होता है, क्रिएटिंग द कैपिटल एसेट, एसेट को क्रिएट करता है, इसमें ऑनरशिप भी होता है, आपका प्रॉफिट भी मार्जिन होता है, दोनों होता है, वोटिंग राइट भी होता है इसमें, ठीक है। फॉरेन करेंसी वोलेटाइल बॉन्ड्स होता है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी का डिवैल्यूएशन होगा तो क्या क्या इम्पेक्ट होगा, फॉरेन मार्केट पे क्या क्या पड़ेगा, यही सब है, इसको आप देख सकते हैं, आपको नोट्स हम दे देंगे, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है।
नीर क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें कि वैल्यू ऑफ रुपीज विथ कंपेयर टू द अदर करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर रुपीज का अगर निकालेंगे तो हम ये वही बोलते हैं, नीर उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रुपीज इज कंपेयर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डॉलर, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो रुपये हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रीड पे, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें कि एडजस्ट विद द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ करते हैं। जैसे रीड हो गया, नीड में इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं, हमारा रीड हो गया, ठीक है। अब कुछ इनडायरेक्ट ट्रेडर्स के बात करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रेडर में होता है कि जैसे क्या हुआ, कंपनी, जैसे कि एक कंपनी आया था वोडाफोन, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में था, एक केस के बारे में था कि वोडाफोन की कंपनी वो मतलब किसी और कंपनी के थ्रू वो अपना टैक्स को बचा रहे थे, तो इसी के बारे में है। इसको डिटेल में उस समय न्यूज में था तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जानता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो था उसी को कम करने के लिए इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन एक लॉ लाया गया था, वोडाफोन का कंपनी के थ्रू किया था। वोडाफोन कंपनी एंड हैच कंपनी था, उसको कम करने के लिए था। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव विद देयर द सब्सटेंशियल वैल्यूज फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन द इंडिया। वोडाफोन ने अपना सीधा कंट्रोल हैच कंपनी को दे देता था और बोलता था कि हम हमारा कोई कंट्रोल उस पर है ही नहीं, जिससे कि टैक्स को बचा लेता था। अगर हम आते हैं आरबीआई पे, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आरबीआई सेंटर का सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है उसको मैनेज करता है, जो कि आरबीआई एक्ट 1939 के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें सेंटर को सिर्फ ओनली है, लेकिन स्टेट का अगर कंट्रोल करना है उसको तो वेरियस एग्रीमेंट करना पड़ता है स्टेट के साथ, तब भी वो उसको कंट्रोल करना किया जा सकता है। आरबीआई एक्ट में उसको मेंशन नहीं है स्टेट के बारे में, ठीक है, उसको एग्रीमेंट के थ्रू ही करते हैं। ट्रेजरी बिल जो कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना याद रखना है, बाकी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अगर हम इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें, इकोनॉमिक फंक्शन में गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से होते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, पब्लिक गुड्स हो गया आपका, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड देन रिवाइवल हो गया आपका, ठीक है। रियल सेक्टर में अगर बात करें तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस हो गया आपका, नॉन फाइनेंशियल फर्म हो गया जैसे हाउस होल्ड हो गया, नॉन प्रॉफिट सर्विस हो गया जैसे एनजीओ हो गया, चैरिटी हो गया, ये सब रियल सेक्टर में आ गया। फाइनेंशियल सेक्टर में आ गया आपका जिसमें कि बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, ये सब मनी रिलेटेड जितने भी होते हैं इसमें आ गया। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया, रियल सेक्टर भी आ गया, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ के। और फाइनेंशियल डेप्ट में ओनली फाइनेंशियल सेक्टर आता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये सब ऑप्शन में था, जो कि हमने ऑप्शन को हर एक ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज किया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टेड का मतलब क्रिएशन ऑफ एसेट या फिर कैपिटल गुड फॉर द फ्यूचर गेन एंड प्रोड्यूस एंड ड्यूरेबल, जिसमें कि मतलब उसको फ्यूचर में उसको गेन कर सकते हैं, उससे हम वही आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि आज हम लगाएं कलम को प्रॉफिट दे देगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का था, कुछ ऑप्शन था, एमएसपी है कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, पीवाईक्यू का ये ऑप्शन था। ऑप्शन को मैंने पूरा डिटेल में एनालाइज किया था, आपको हर एक चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम रिसेशन की बात करें, रिसेशन में अगर जीडीपी मेरा लो चल रहा है, निगेटिव ग्रोथ रेट है आपका, अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक हमारा ये चलते रहा तो हमें उसे रिसेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए? तो टैक्स रेट को कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को भी कम करेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी उसमें, जिससे कि रिसेशन खत्म किया जा सकता है। ये सब ऑप्शन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बॉन्ड डील की बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड यील्ड, ठीक है। ये फेडरल रिजर्व पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, आरबीआई पे एक्शन के भी डिपेंड करता है, एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी होता है, इस पर इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है।
कुछ फैक्टर है ना, वही उसको फैक्टर को देख लेना आपको, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया आपका एसेट हो गया, बढ़ेगा तो लाइबिलिटी कम हो गया। कैपिटल का मतलब क्या, कैपिटल हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एसेट बढ़ाएंगे तो लाइबिलिटी ऑब्वियसली कर्जा हमारा कम होगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है अगर एसेट को कम होगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है, ठीक है। और इसका फंक्शन की बात करें तो सेंटर स्टेट के डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स को, मतलब वर्टिकल टैक्सेस जो डिवोल्यूशन होता है उसको करते हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में स्टेट स्टेट के बीच में डिवोल्यूशन करते हैं, बिटवीन द स्टेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो गया आपका। फार्मूला जो भी ग्रांट होता है जो कि फाइनेंस कमीशन डिपेंड करता है इसका, डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। किस फार्मूले पे कितने कितने उसको मिलना चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का हो गया आपका, इनकम बेसिस पे होता है आपका, पॉपुलेशन एरियाज पे हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे होता है, फॉरेस्ट इकोलॉजी होगा, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स पे होता है। ये पीवाईक्यू पे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन किस किस ऑर्डर में होता है, आपको ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ओनली डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब जिसको कि हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आईपीआर हो गया, ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया आपका, ये सब क्या है, इंटेंजिबल, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल का मतलब है टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। गुड्स हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। अगर लिबरलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इसमें क्या क्या हुआ था, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा एफडीआई इनफ्लो ज़्यादा हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमने बढ़ा दिया, $600 का बिलियन डॉलर का हमारा पहुंच गया 1991 के पहले ये सब था, ठीक है। सॉरी 1991 के बाद देखने को मिला ये। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी आउटपुट में ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट को कोई निश्चित नहीं कि आपका डेवलपमेंट भी हो रहा हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये भी फील कर रहा है, क्योंकि जीडीपी ऐसा, अगर हम पूरे ओवरऑल देखा जा रहा है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड में सबका भी विकास हो रहा है। हमारा 4th-5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा बांग्लादेश से भी हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, ठीक है। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो कि लेदवाता कमेटी के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आप इसको ध्यान में दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे निकाला जाता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल्स, ह्यूमन कैपिटल में आपका हो जाता है नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, लिटरेसी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये सब होता है। अगर हम फिजिकल गुड्स, फिजिकल कैपिटल की बात करें तो हमारे स्टॉक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मशीन्स हो गया, ये फिजिकल हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं अच्छे से, और इससे हम कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सॉरी, सोशल कैपिटल की बात करें तो म्यूचुअल फंड हो गया आपका, म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, हाउ मनी हो गया सोसाइटी में। डेमोग्राफी की बात करें 0 से 15 साल और 59 से प्लस जितने भी हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गया। और ये इसके बीच वाले जो होते हैं ना, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिस पर कि जीडीपी निर्भर करता है, ठीक है। और बाकी ये सब मैंने जो दिया है ना, एलिवेशन अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच, ये सब पीवाईक्यू पे पूछा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने अपने लिए ये सब लिखा गया था। बैंकिंग सेक्टर पे हम आ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में टाइप्स ऑफ कौन कौन से बैंक हैं, बैंक का रेगुलेशन क्या क्या है, नॉर्म्स हैं, पेमेंट सिस्टम कैसे होता है, रिसेंट डेवलपमेंट कौन है, एनपीए रिलेटेड इश्यूज क्या है, ये सबको भी देखेंगे, ठीक है। पेमेंट बैंक एंड देन आपका एसएफबी बैंक हो गया, आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो गया। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में आपका हो जाएगा आपका जो कि बैंक का एक डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, वो डेबिट कार्ड को तो इश्यू करते हैं। जैसे पेमेंट बैंक में आपका लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करते हैं। एंड देन एसेट में, इसको फॉर्म में नहीं पढ़ना है वैसे, आगे हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो हम एटीएम लिंक पे आते हैं। एटीएम जो कि एनपीसीआई के द्वारा बनाया जाता है, एनसी पे लिंक करता है, एनएसएफ मतलब एनएफएस के द्वारा किया जाता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के। रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है इसमें। एटीएम में पैसे कटेगा तो फिर अकाउंट से भी पैसे कट जाएंगे तुरंत, ठीक है, सेटलमेंट हो जाता है। कार केयर क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि बैसल नॉर्म के अकॉर्डिंग बनाया गया था कि 8% आपका रिजर्व रखा जाना चाहिए। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसी टाइम बैसल
अगर हम आईसीए की बात करते हैं, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होता है, क्रेडिटर एग्रीमेंट कि अगर पैसा दे रहे हैं तो कौन कौन से एग्रीमेंट है, जो कि आरबीआई 2019 में नोटिफिकेशन लाया गया था जिसमें कि ये सब नहीं मेंशन था। तो इसमें से आईसीए बनाया गया था सुनील मेहता कमेटी के द्वारा। प्रोजेक्ट सशक्त बनाया गया था जिसमें 50 करोड़ था, उसमें सेल्फ बैंक खुद कर सकता है। 50 से 500 करोड़ के है तो उसमें आईसीए के द्वारा रिजोल्यूशन प्रोग्राम बनाया गया है। एएमसी हो गया 500 से 2000 करोड़ क्योंकि 2000 से ज़्यादा होगा तो आईबीसी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। इस अगले बार में पूछा गया था कि चेयरमैन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का कौन इलेक्ट करता है, तो वो भी सिलेक्ट करने के लिए बीबीए भी कर सकते हैं, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। बाद में रिप्लेस कर दिया था दिल्ली हाईकोर्ट के रिप्लेसमेंट के बाद एफएसआईबी, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरो ऑफ सर्विस, ठीक है, ब्यूरो सर्विस। और कोऑपरेटिव सब ये सब थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा स्टेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कवर है, उसको देख लीजिएगा। जैसे कि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा जो है आरबीआई के नोटिफिकेशन 2019 में, उसमें सीधा क्लियरली बोल दिया गया था कि ओनली इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होना चाहिए, कहीं और इसका डेटा स्टोरेज नहीं होना चाहिए। गवर्नर जो होता है, पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट से उसको पावर मिलता है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इसको। इसका आरबीआई और सेंट्रल बैंक दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलता है, अपॉइंटमेंट को लेके और द डायरेक्शन को लेके, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट में सीधा लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसे डायरेक्शन देंगे तो आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए टसल दोनों में देखने को मिलता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ठीक है, एंड देन सुपरवाइज भी करता है, जिसमें से कि गवर्नमेंट आरबीआई ने जो कि यूसीबी को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ज़्यादा पावर दे रखा है। और इससे ज़्यादा ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की, तो इसमें एनआईएएफ जो कि है 2015 में इसको बनाया गया है, ठीक है। %49 ऑफ इक्विटी जो कि 20,000 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। 20,000 करोड़ का ही कंपनी है, ठीक है। इसका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, चेयरमैन के अंदर कॉर्पोरेट अबाउट होता है 35,000 करोड़ अराउंड के आसपास में है। ये तो पीवाईक्यू में पूछा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ओवरसी इन्वेस्टर है, वो बिना रजिस्ट्री सेबी से किए हुए ही वो इंडियन स्टॉक मार्केट में जमा करना चाहता है, तो वो ऐसे इन्वेस्टर को पकड़ेगा जो कि खुद ब खुद रजिस्टर है, उनको दे देगा पैसे और वो शेयर खरीद के सेम वैल्यूज पे शेयर खरीद के उसको प्रॉफिट कमा के दे देगा पैसे। वो बिना सेबी से रजिस्टर हुए ही वो पैसे उसको बेनिफिट कर सकता है, जिसको हम पार्टिसिपेटरी नोट बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि बिना वो सेबी से रेगुलेट किए ही वो अपना पैसे कमा सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसी ही बोलते हैं। अगर हम कॉमर्शियल पेपर की बात करें तो अप टू द 1 ईयर्स होता है, अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। कॉल मनी की बात करें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए इसको दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि इश्यू बाय द बैंक करता है इसको इश्यू। राइज मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से इसको रेज किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जीरो इंटरेस्ट पे लिया जाता है, ठीक है। जीरो का मतलब ही जीरो है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि क्रेडिट को रेट करता है, जो कि सेबी रेगुलेट करता है इसको, जिसे ब्रिक्स वर्क रेटिंग होता है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। यही यही इस पर पूछा गया क्वेश्चन था 2022 के आसपास में पूछा गया था। तो आगे हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो हम बॉन्ड बनाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट, इस पर टैक्सेबल होता है ये, ठीक है। टैक्सेबल को देख लेना है आपको, ये टैक्सेबल होता है, जो आपका प्रॉफिट कमाइएगा ना उस पर टैक्स इसमें लगेगा। कूपन रेट से कम पे मिलता है गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्काउंटेड कूपन रेट बोल सकते हैं। अगर हम और इसमें ज़्यादा से फॉर्म वर्किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड से लेके बॉन्ड से कन्वर्ट करके हम शेयर में करना चाहते हैं तो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया आपका। इसमें एक्सचेंज का ऑफर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटीज, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
अगर हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि बोरो द बॉन्ड्स बोरो यूज द सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर नहीं आता है। ठीक है, रियल एस्टेट में अगर आपको किसी को इन्वेस्ट करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं। बट अगर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है तो क्या कर सकता है, इनविट में कर सकता है, रीट में कर सकता है, रियल एस्टेट का हो गया। तो इसी तरह का एक सिंपल से है ये। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से जानते हैं तो थोड़ा सा भी जानेंगे तो आप इसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बीटा क्या होता है। ठीक है, बीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है जिसमें कि फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक्स टू चेंज द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, जिसमें फ्लक्चुएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे हम अल्फा बीटा दोनों देखेंगे। ठीक है, कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं एमएसपी पे। एमएसपी जिसको अभी 22 क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। पल्सेस के 5 हो गए, वेल सीड आपका 8 हो गए, केरल आपका 7 हो गए, कॉमर्शियल आपका 3 हो जाते हैं। ठीक है, 22 टोटल हो गए। तो कौन कौन से उसको देखें, ग्राम हो गया, अरहर, मूंग हो गया, उड़द हो गया, लिलटेल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, ओल, सनफ्लावर हो गया, नाइसर हो गया, सेफ्रॉन हो गया, सो मिक्सिंग, पेडी, व्हीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, कॉपरा, कॉटन, जूट, ये सब कॉमर्शियल हो गया। लेकिन मिलता दो ही पे है, व्हीट एंड पेडी भी मिलता है। ठीक है, आप कुछ फैक्टर को भी देख सकते हैं, जैसे कि इसको कौन नोटिफाई करता है एमएसपी को, ये स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है ये कि हमें लीगल बैकिंग चाहिए हमको। सीएसीपी, सीएसीपी जो कि ये पास करता है, सीए को बात पास करता है, जो कि इसके बाद एमएसपी होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, जिसको कि आईसीए को द्वारा पीएम जिसको अपॉइंट करता है, मतलब पीयू इसका चेयरमैन करता है। इसके बाद एमएसपी को ग्रांट किया जाता है कि कितना इसका प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्टॉक वेरिएबल की बात करें, स्टॉक्स वेरिएबल में पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जैसे मेजर करना हुआ, जिससे कि मनी सप्लाई को मेजर करना हो, इस पॉइंट पे मनी सप्लाई का क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है अभी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठाया मैंने कर दिया स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लो वेरिएबल क्या होता है, अमाउंट पर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही है। ठीक है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब टोटल हो गया आपका। अगर नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंस, इन स्मॉल फाइनेंस बैंक 25% ब्रांच होता है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें 75% होता है, और डिपॉजिट ये कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ये उषा तोहत कमेटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रिकमेंडेशन। पेमेंट बैंक की बात करें लेंड नहीं कर सकते हैं, पीएसएल अप्लाई इसमें नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन डेबिट कार्ड इसमें इशू कर सकता है। ठीक है, एनआरआई नहीं कर सकता डिपॉजिट, इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं होता है, डीडी लिमिट होता है 2 लाख के ही डिमांड कर सकता, डिमांड डिपॉजिट कर सकता 2 लाख तक ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कितना प्रायोरिटी लेंडिंग होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करता है कि नहीं, इतना सही ध्यान रखना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है ये। ठीक है, टाइप ऑफ सफल हो गया, सुगम हो गया, सफल हो गया, सरल हो गया, सॉरी ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो मेंबर इसमें बहुत होते हैं, कंज्यूमर ओनर होता है। ठीक है, 1% 1 वोट होता है इसमें, इक्वल वोटिंग राइट होता है इसमें, चीप क्रेडिट मिलता है इसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत। कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, दोनों को देखते हैं हम। तो इसको रेगुलेट आरबीआई करता है, इसको आरबीआई प्लस स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट दोनों करता है। ठीक है, इसमें सीआरआर, एसएलआर, बासल रेगुलेशन सब एप्लीकेबल होता है, इसमें आरबीआई प्रेस्क्राइब करता है। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एप्लीकेबल होता है, इसमें सिर्फ ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे होता है। ठीक है, आरआरबी पे नहीं होता है। ये प्रॉफिट मोटिव पे होता है, ये कम्युनिटी मोटिव पे होता है। इसमें वोटिंग राइट स्टेक होल्डर पे डिपेंड करता है, कितना उसका स्टेक होल्डर है। ये 1% 1 वोटिंग होता है। ठीक है, इक्वल राइट होता है। तो इसमें कुछ देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म डेप्ट जो दिया जाता है,
तो उसमें उसका शेयर कितना परसेंट है, उसका ऑर्डर को आप देख लीजिएगा बस। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया 80% देता है, आरआरबी का 15% रोल रहता है, एंड इसका एससीबीसी एंड डीसीसीबी एंड पीएससी का 5% रहता है। ये थोड़ी ऑर्डर में देख लीजिएगा क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टीजर लोन क्या होता है, ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आते हैं टीजर लोन पे। टीजर लोन क्या होता है, डिस्काउंट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, उस पे उसी को टीजर लोन बोला जाता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। एसेट बैंक, बैंक का एसेट क्या होता है, बैंक का एसेट के लिए कौन कौन से रूल है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला एक रेगुलर लोन होता है, स्टैंडर्ड एसेट में रेगुलर होता है, जो कि डिले कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने में डिले कुछ नहीं होता, तो वो रेगुलर हो गया आपका, ठीक है। एंड स्ट्रेस वाले में क्या होता है, 1 से 90 दिन के लिए होता है। इसमें कुछ कैटेगराइज किया गया, 1 से 30 दिन तक दिया तो 1 में आ गया, लेकिन हमारा एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब 90 दिन से ज्यादा का हो गया तो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। कोई लोन पेमेंट नहीं कर रहा, 3 महीने से ज्यादा हो गया तो एनपीए हो गया। एनपीए क्या होता है, एनपीए लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंट ओवर ड्यू ओवर द फॉर द लास्ट 90 डेज एंड मोर, ठीक है, वही तो 90 दिन से ज्यादा होगा। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर या फार्म लैंड में 2 क्रॉप सीजन से अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसका एनपीए हो जाएगा, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन। लॉन्ग टूर अगर फटीग इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है 2018 में एक्ट लाया गया था, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, ठीक है। अगर कोई देश छोड़ के चला गया, वो आने से मना कर रहा है, तो उसे इसी इसी लॉ के तहत उसे पीएमएलए के तहत इसको फटीग इकोनॉमिक ऑफेंडर के हिसाब में इंडिविजुअल को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। बस इतना सा ही देखिए और उससे ज़्यादा ध्यान मत रखिए। अभी जो इसे बताया था कि बैंक का चेयरमैन सबको कौन कहाँ से कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन चुनता है, तो अपॉइंट करने के लिए तो वही होता है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में इसको बदल के क्या कर दिया था, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरोज, ठीक है, यही, ठीक है। और इससे अलग ध्यान मत रखिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डीआईसीजी, डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी क्रेडिट गारंटी डिपॉजिट, मतलब आपका जो है ना आरबीआई इसको हैंडल करता है, ठीक है। बैंक में एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, स्टेटरी बॉडी होता है, ठीक है। एक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, 100% आरबीआई करता है इसको, ठीक है। और अगर इसका हम बात करें तो 5 लाख का लिमिट है मैक्सिमम, अगर आपका बैंक डूब भी गया तो 5 लाख आपको पे करेगा, ठीक है। अर्लियर जो 1 लाख था उसे अभी 5 लाख बढ़ा दिया गया, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, पीएससी और एनबीएफसी में इसमें अप्लीकेबल नहीं होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा जो जो एक्सक्लूड किया है। ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है, बैंक अनकॉर्पोरेट दोनों का बैलेंस शीट को जब मर्ज कर दिया जाता था तो उसे ट्विन बैलेंस शीट कहा जाता है, ठीक है। अब हेयर कट क्या होता है, हेयर कट होता है मीन्स एक्सेप्ट लेस देन व्हाट वाज द ड्यू द पर्टिकुलर लोन अकॉर्डिंग, ठीक है। फुल रिकवरी आर लेस, मतलब जितना उसका रिकवरी होना चाहिए उससे कम हो रहा है रिकवरी, तो उसे हेयर कट मतलब थोड़ा सा काट लिया जा रहा है, लेकिन जितना मिल रहा है वो ले लिया रहा है, हेयर कट हो गया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है अभी तो वो रिटर्न नहीं लिखा, मतलब यहाँ से डायरी से उसको हटा दिया गया कि हमारे यहाँ पे पूरा सीट क्लीन हो चुका है, बट उससे बोरोवर को देना पड़ेगा, वो लायबल होता है रिपेमेंट के लिए। अब वेव ऑफ क्या होता है, जैसे किसान कर्जा को माफ कर देता है, ठीक है, तो उसे वेव ऑफ करते हैं, ठीक है। सरकार ने किसान को दे दिया, माफ कर दिया कर्जा और सरकार ने उसको दे दिया, ठीक है। स्टेट एसेट में आता है एनपीए रिस्ट्रक्चर और लोन हो गया आपका, और इसमें से मुझे नहीं लगता है कुछ और पूछने वाला चीज है, ठीक है, इसको फॉर्म में मत पड़िएगा, जितना सा है बासिल नियम सब इसको अब बाद में देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं डीसीप क्या होता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, जिसको अनाउंस आरबीआई करता है, मतलब ये बड़े इतने बड़े बैंक होते हैं, अगर फेल हो गया तो पूरा इकोनॉमी हमारा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। टू बिग इज टू फेल, एसबीआई आईसीआईसीआई एंड देन एचडीएफसी, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं इन्फ्लेशन पर आते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, जिससे कि परचेसिंग पावर पैरिटी हमारा कम हो जाता है। अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, जब हमारा 0% से कम हो। स्टैग्फ्लेशन होता है जीडीपी स्टेगनेंट हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, रीजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी, जब ज़्यादा नया मनी जब इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन एंड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन घटा देते हैं तो रियल हमारा निकल जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें से लॉजर कौन होता है और गेनर कौन होता है, लेंडर को लूज करना पड़ता है एंड देन बॉन्ड होल्डर को लूज करना पड़ता है, फिक्स इनकम जिसका होता है उसको भी है, और फिर सैलरी या रिटायर पर्सन को भी होता है, ठीक है। गेनर कौन होता है, तो इसमें से जाएगा बोरोवर हो जाएगा, बिजनेसमैन हो गया, ये सब महंगाई के समय भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश में, ठीक है। डिमांड पुल का मतलब होता है डिमांड कैसे जनरेट किया जाए, ठीक है। तो हमारा डिमांड उसमें था कॉस्ट, मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, क्रेडिट लोन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सब ब्लूम कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट में होता है, इनपुट में वेज बढ़ा सकते हैं, नेचर डिजास्टर आ जाता है उसमें भी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ में बढ़ता है, जैसे मिडिल आपका फाइनल गुड, अगर हम मिडिल छोटी छोटी चीज़ में अगर लेने में अगर बढ़ जाए कॉस्ट तो फाइनल गुड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रिड इन्फ्लेशन। ग्रिड इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट ग्रिड इज फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन जो है वो बनाता है, वेज का वर्कर का वेज तो नहीं बढ़ता है बट कॉर्पोरेट का प्रॉपर्टी जरूर बढ़ता है। जैसे क्राइसिस में हो गया, पैंडेमिक डिजास्टर, ये सब में बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपने इनकम को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस इन फ्यू प्रोडक्ट में बढ़ जाता है, जैसे ऑनियन टमाटोज ये सब में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, स्टोरेज कॉस्ट आपका नहीं होता है अच्छे से, इससे कारण बढ़ जाता है। बेस इफेक्ट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर बेस के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम जब उसमें कैलकुलेशन करते थे इन्फ्लेशन को तो उसे बेस इफेक्ट पड़ते हैं। फिलिप्स कर्व क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को दोनों को दर्शाता है, ठीक है। रिफ्लेशन क्या होता है, हेल्प इकोनॉमी इन द लॉ ऑफ डिफ्लेशन एंड पार्ट टू इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन से मतलब डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तोड़ लेके जाना ही रिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। आप मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, टैक्स को कम कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ सॉल्यूशन है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आता है, ठीक है, जिसमें कि ओनली गुड्स आता है, जिसको रिलीज कौन करता है, OEIDOPIIT के कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री कर सकता है। CPI कौन था, गुड एंड सर्विस दोनों होता है, इसमें CPI अर्बन और रूरल को अनसो करता है, एंड CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड CPI एग्रीकल्चर रूरल लेबर्स, इस सबको कौन करता है, लेबर ब्यूरो करता है। एंड देन इसका अगर हम देखें तो RBI, इसका बेसिक रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। RBI स्टार्ट करते हैं यूजिंग द कंबाइंड कर सकता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, अर्बन रूरल दोनों को कंबाइंड करके ही इसका मॉनेटरी पॉलिसी पहले बनाता है। CSO कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, ठीक है। इसका कुछ डेटा है जैसे कि फूड एंड बेवरेज सबसे अधिक इसका वेटेज होता है, इसका मिसलेनियस का होता है, इसका फ्यूल एंड लाइट्स का होता है, एंड देन क्लोथिंग का होता है। तो इसका ऑर्डर आपको याद रखना, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। WPI का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, फ्यूल्स एंड पावर्स हो गया, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वेटेज को हम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि CPI वेटेज ज्यादा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से तो रहता ही है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद आपका PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों आता है, सेलर के पर्सपेक्टिव से ये देखा जाता है, ठीक है, एट द होलसेल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन, ये सब जो कोर इन्फ्लेशन हो गया, हार्डिंग इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया, जैसे हमने बताया IIB क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस 2% हो गया, ठीक है।
ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको नोट्स दे देंगे, सिंपल से तुम निकाल सकते हो। कूपन रेट पे होता है इन्फ्लेशन, आरबीआई ने 1997 में लॉन्च किया था। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट होता है इसमें, इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा ही देगा ये। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी निकलता है, ठीक है, स्पेंडिंग लेवल पे एंड द टैक्स लेवल पे निकलता है, ठीक है, टैक्स रेट को कम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए निकलता है फिजिकल पॉलिसी। टैक्सेशन, बजट, वेलफेयर मेजर्स, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी एंड डेब्ट, ये सबको मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए फिजिकल पॉलिसी निकाला जाता है। एंड द न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इज इक्वल टू टैक्सेशन, जितना इनकम आ रहा है उतना गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिविटी मतलब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, टैक्सेशन ज़्यादा, ठीक है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। एंड देन कॉन्टेक्शनरी का मतलब स्पेंड तो कम करेगा बट टैक्सेशन मतलब इनकम उसका ज़्यादा है लेकिन खर्चा कम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब पे एंड रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं, मतलब पे भी आप करेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी आप ही करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट में वो नहीं होता है, इम्पैक्ट आपके ऊपर है, ठीक है। जीएसटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जीएसटी इफेक्टिव मेजोरिटी में होता है, 2/3 मेजोरिटी के से पास होता है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है ये। वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विस, ठीक। रिमूवल ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट्स, जो कि एक जगह दो तीन जगह जो टैक्स लगते थे उसको हटा देने का। बहुत स्लेब होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पल कौन कौन से, अल्कोहल हो गया। एंड देन 5 स्पेसिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे होता है, ठीक है। ये सब जीएसटी में इंक्लूड नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है। विंडफॉल गेन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर टैक्स जो लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स बोला जाता है, ठीक है। वन टाइम टैक्स होता है, एवरेज होता है, ठीक है। जितना प्रॉफिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो हो जाएगा। एंड देन लॉफर कर्व क्या होता है, इसमें से कि टैक्सेशन रेट कितना आपका होना चाहिए जिससे कि लोग टैक्स देने के लिए भी अच्छा है। फ्लेक्सिबल 30 to 70% तक होता है, जैसे कि पीक 70% हो गया, उससे ज़्यादा अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग टैक्स देना ही बंद कर देगा, मतलब डिक्लाइन हो जाएगा टैक्स देना। हम कमाएंगे क्यों, जब हम सारा सारा टैक्स ही दे देंगे तो हम कमाएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपका फिजिकल, जैसे कि आपका हो गया कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। कोई वस्तु रखी रखी उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैल्यू का अप्रिसिएशन हुआ तो वैल्यू की जैसे प्रॉपर्टी ओन्ड हो गया उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इससे कैपिटल गेन टैक्स होता है। ड्यू टू पॉपुलरिटी, जैसे एफआरबीएम एक्ट हो गया आपका, कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कंट्रोल करता है। 3% का रखा गया जीडीपी ऑफ यूनियन, 3% ऑफ द सीजीटीपी ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका कुछ टारगेट यहाँ पे हमने डेटा बना के रख दिया है, इसको मेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स बायंसी क्या होता है, टैक्स बायंसी का मतलब है टैक्स ग्रोथ अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना हो रहा है। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल टैक्स रेवेन्यू टू द चार्जेस ऑफ टैक्स रेट, ठीक है, चेंजेस इन द टैक्स रेट। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स देना ही चार्ज सेस होता है, मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई नहीं होता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स ये भी होता है, गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जाता है। इसमें शेयर नहीं करता स्टेट के साथ शेयर शेयर बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। ट्विन डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों होता है, तो उसको ट्विन डेफिसिट बोला जाता है, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड क्या क्या होता है, जैसे पीटीए हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया आपका, ये डिटेल में जाने की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन एफटीए हो गया, सीईएफए हो गया, सीई सेपा हो गया आपका, आपको सुना ही होगा सेपा सब, कस्टम यूनियंस हो गया आपका। ये सब ज़्यादा फॉर्म में मैंने पढ़े हैं, सिर्फ इतना से याद रखिए ये सब होता है, ठीक है। न्यूज़ में तो आप अच्छे से ही ध्यान में पढ़िएगा। ये सब हमने बताया कि इतना सा जो है ना, आप 10 साल का देखिए मत, सीधा ये इसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। सारे के सारे की टर्म मैंने लिखा है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे वैल्यू का रुपीज़ का डिप्रिसिएशन अगर होता है तो एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और इसी का उल्टा हो गया, एप्रिसिएशन अगर होगा रुपीज़ का तो एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, इंपोर्ट आपका चीप हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैनेज एंड फ्लोट, डर्टी फ्लोट क्या होता है, ठीक है। जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, ठीक है, जब टू मच वोलेटिलिटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है जनरल इन द फ्री प्रेफरेंशियल मार्केट, ठीक है। इंपोर्ट कवर क्या होता है, कितने समय के लिए हम पैसे हैं मेरे पास जो कि फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व है, जिससे कि हम इंपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम इंपोर्ट कवर करते हैं, कितने समय के लिए कवर कर सकते रख सकते हैं। नीड क्या होता है, रिजर्व आपका हो गया, ठीक है, रिजर्व में कितना पैसे हैं कितने दिनों के लिए है। नीड क्या होता है, रुपीज सेट ऑफ करेंसी होता है, ठीक है। नीड और रीड देख लेते हैं। नीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रुपीज, नीड बढ़ेगा तो रुपीज का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड देन रीड घटेगा तो रुपीज का वैल्यू भी घटेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। इसको सिंपल से इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं एफडीआई एंड एफपीआई पे आते हैं, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, इसमें लिस्टेड कंपनी में 10% ज़्यादा का हो गया आपका, तो इसमें लिस्टेड कंपनी में लेस देन 10% हो गया तब पीआई हो गया। अनलिस्टेड कंपनी में कुछ भी अमाउंट दे दीजिए, 10% से कम भी रहेगा चलेगा, एफडीआई कहलाएगा। इसमें ऑनरशिप होता है, मैनेजमेंट राइट भी होता है, इसमें सिर्फ ऑनरशिप होता है, मैनेजमेंट राइट नहीं होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, इसमें मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं एफपीआई में, ओनली सिर्फ ऑनरशिप होता है आपका स्टॉक मार्केट से लगे, लॉन्ग टर्म गेन के लिए, ठीक है, ठीक है। ये लेस वोलाटाइल होता है, ये हॉट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है तो मोड वोलाटाइल होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट पे आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ होता है ये देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में डेब्ट इक्विटी क्या होता है, ओनरशिप इसमें होता है नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है, इक्विटी में। इसी को थोड़ा देख लीजिए, पहले क्रेडिट, अगर हम बैंक का अगर वहाँ पे डूब गया पैसा तो आपको सबसे पहले क्रेडिटर को दिया जाता है, इसके बाद फिर आपके आपको दिया जाएगा अगर इन्वेस्टर हो तो। फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड अपॉन द टेन्योर, टेन्योर की बेसिस पे होगा। मनी मार्केट मतलब लेस देन 1 ईयर्स होता है, इसको रेगुलेट आरबीआई करता है। कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर्स, उसको सेबी रेगुलेट करता है। ये सिंपल सी टर्म में मैंने एक लाइन में बना के रख दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ड ऑन द फ्रेशनेस से। ज़्यादा फॉर्मूले में मत पढ़िए। अगर हम फ्रेशनेस की बात करें तो प्राइमरी मार्केट हो गया। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कंपनी सेल करता है वन टाइम, जैसे पहली बार वो सेल कर रहा है, आईपीओ निकाल के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके पैसा को वो लेने के लिए। उसे सेकेंडरी मार्केट में हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मेंशन है बीएससी हो गया, निफ्टी फिफ्टी हो गया, इस सब में हो गया। टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल ओनली इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेस देन 1 ईयर्स होता है। आप इसमें देख सकते हैं 364 दिन है, 81 दिन है, ठीक है। इसमें नो इंटरेस्ट है इस पेड, इसमें इंटरेस्ट पेड करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इसको इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, नो कोलेट्रल देने की कोई जरूरत नहीं, अनसिक्योर होता है, ठीक है। इतना दिखना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट होता है, एक प्रकार डॉक्यूमेंट होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है, 90 डेज के लिए इशू कर किया जाता है जनरली, ठीक है। कंपनी इशू करता है इसको बिल ऑफ एक्सचेंज। फ्रीली मार्केटेबल होता है। मनी मार्केट में कॉल मनी होता है, नोटिस मनी होता है, टर्म मनी हो गया, एक दिन के लिए 114 दिन के लिए होता है, फिर मोर दिन 14 दिन के लिए होता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर में शॉर्ट टर्म लोन होता है, अनसिक्योर होता है, कॉर्पोरेट इसको इशू करता है, एंड डिस्काउंट रेट पे इसको फेस वैल्यू होता है, ठीक है, डिस्काउंट में फेस वैल्यू। जितना सा मैंने लिखा उतना ही पढ़िए आप, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लगता है, इतना मैंने अच्छे से नोट बनाया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम जैसे कि इशू बाय द बैंक करता है, ट्रेडेबल होता है, ये सिर्फ इतना से इतना सा मैंने मार्क करके रखा है। कॉल या नोटिस मनी क्या होता है, एक दिन के लिए होता है, एक से फिर तो 2 से 14 दिन के लिए हुआ तो वो नोटिस मनी हो गया आपका, ठीक है। लिबोर अनबिबोर क्या होता है वही देखें, लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट हो गया आपका, बिबोर होता है मुंबई वेस्ट हो गया आपका, ठीक है, डिसाइड करता है। लैंडमार्क बेंचमार्क होता है, सर्विस होता है, ठीक है, कितना रेट इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है इसी में, ठीक। कूपन बॉन्ड में सीधा मैंने बताया कि एक कूपन बॉन्ड पे कैसे कैसे होता है, बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड प्राइस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना सा याद रखिएगा। जीरो कूपन बॉन्ड का डिस्काउंटेड पे होता है, एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है, नो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। कैपिटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन कौन सा होता है, बहुत गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दोनों निकालता है, ठीक है। जीरो जीरो रिस्क होता है इसमें, जैसे कि लोन इसमें कम पड़ता है, कम इंटरेस्ट रेट पे करता है इसमें।
स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन भी बुलाया जाता है इसको। IIP जैसे कि इन्फ्लेशन प्लस 2%। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको ये पता ही होगा, RBI के इशू करता है उसे ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिमम अगर कोई इंडिविजुअल मिनिमम 1 ग्राम कर सकता है, मैक्सिमम 4 किलो कर सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। एंड देन ट्रस्ट के बेसिस, ट्रस्ट अगर एंटिटी है तो 20 किलो मैक्सिमम कर सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड 8 साल के लिए होता है। एंड देन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, जो कि साल में 2 बार होता है, ठीक है, मतलब 5% के आसपास में हो गया। इंटरेस्ट टैक्सेबल इस पर IT रूल्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है, टैक्स लगता है, ठीक है। ट्रेड्स ये सब आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से था। ऑर्डनरी शेयर क्या होता है, इसमें सिर्फ ऑनरशिप होता है। कॉमन शेयर्स हो गया, आपका राइट टू वोट भी होता है ऑर्डनरी शेयर में, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर में क्या होता है, डिविडेंड दिया जाता है, वोटिंग राइट नहीं होता इसमें। लिक्विडिटी प्रायोरिटी ओवर द ऑर्डनरी शेयर, ठीक है। स्वीट इक्विटी क्या होता है, जिससे हम अपने अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड के रूप में अपने उसको कुछ शेयर देते हैं। जैसे कि हम बात करें CEO को, सैलरी तो देते ही है, उसके साथ में लॉयल्टी के लिए उनको हम शेयर को कुछ ऑफर कर दिया जाता है, ताकि आप इसकी लॉयल्टी जो दिखाएं आपको हम एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रूप में दे दिए आपको, खुश होके। सैलरी प्लस शेयर। आप फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इसको बोला जाता है, पार वैल्यू बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी टर्म ये सब ऐसे फिक्स बात है, कंपनी इसको फिक्स करता है। एंड देन ब्लू चिप कंपनी क्या होता है, एक्सेलेंस रिपुटेशन, मतलब उसका बहुत ज्यादा उसका वैल्यू होता है। एंड द लाइट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। पेनी स्टॉक क्या होता है, छोटे छोटे प्राइस में होता है, जैसे कि पेनी, छोटा पेनी का मतलब ही छोटा होता है, ठीक है, 1 डिवाइड होता है। शेयर प्लगिंग क्या होता है, ठीक है, शेयर प्लगिंग का मतलब होता है कि एज पर द लो लोन बैंक NBFC, ठीक है। IPO जो कि फर्स्ट टाइम लो करता है, FPOC भी फर्स्ट टाइम ही होता है, फॉलो ऑन ऑफरिंग इन्वेस्ट इन द सेम अमाउंट बिजनेस नॉलेज। वो दोनों प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, FPO और IPOs दोनों। एंकर इन्वेस्टमेंट देख लीजिए थोड़ा सा, एंकर इन्वेस्ट बिफोर IPO आने से पहले जो है ना, कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर दे तो उसे एंकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ नहीं होता कि नहीं बेच सकते, लॉक इन पीरियड, सॉरी, लॉक इन पीरियड होता है इसमें, कभी भी नहीं बेच सकते उसको। मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड का मतलब होता है रूपी डोमिनेंट होता है, इसमें डॉलर नहीं, डॉलर के फॉर्म में नहीं लेते हैं, रुपीस के रूप में लेते हैं। एंड देन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक बॉडी है जो कि IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि सेफ गार्ड पर प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये सब भूमि में मत पड़िए, ये सब कोई मेरे लिए हिसाब से तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, देते हैं बाइंग या सेलिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। इसमें सेबी रेगुलेट करता है, इसमें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट होता है, जैसे कि अमर्तसुटलॉम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये सब PYQ में ऑप्शन भी था, ऑप्शन पूछा गया, डायरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। एशिया का अगर ओल्डेस्ट देखे तो सेबी 8075 का है, ठीक है। BSE 8075 जो कि 30 कंपनी का, टॉप 30 कंपनी का रहता है लिस्ट। NSE 1992 टॉप 50 कंपनी का होता है, ठीक है। अगर हम बुलिस एंड वीक वियर, ये दो टर्म जो है ना, बुलिस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है। बियर का मतलब होता है फॉल, जब डिक्लाइन हो रहा है हमेशा, ठीक है, मार्केट फॉलिंग या मार्केट राइजिंग, मार्केट क्रैश को बियर दिखाता है, ठीक है। सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। स्टेटरी बैकिंग होता है, चेयरपर्सन एंड आठ आठ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। स्कोर पोर्टल बनाया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके वहाँ का ट्रेडिंग करना है, ये इलीगल होता है। आप कुछ एग्जांपल भी देखते हैं, राजद गुप्ता का था केस, ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, एल्गोरिथम बेस्ड होता है, ठीक है। आपने कुछ एल्गोरिथम लगा के उस पर ट्रेडिंग किया तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। नो बैन होता है, CBI उसको बैन नहीं किया, बस लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड को याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपका हिडन का रिपोर्ट था, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आपने एक शेयर को मतलब सिर्फ बोरो किया, मतलब लिया इन्वेस्टर से और उसे
कुछ इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन फैला के उसे बहुत कम अमाउंट पे ला के बेच दिया, मतलब शेयर उसका प्राइस गिरा दिया, जिससे कारण कि इन्वेस्टर बेचना चाह रहा था और इन्वेस्टर जैसे बेचा आपने खरीद लिया लो प्राइस पे और उसे फिर ऊपर पे ले जाके जितना आपका मार्जिन दोनों के बीच में हुआ उसका प्रॉफिट आपने ले लिया, इन्वेस्टर को आपने उतना शेयर दे दिया बस, ठीक है। तो दोनों का मार्जिन जो होता है उसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। लोअर प्राइस इन फ्यूचर, जितना फ्यूचर में लोअर प्राइस आएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, बिल्कुल उल्टा होता है जनरल प्राइस। अल्फा क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो उसे अल्फा बोलते हैं, ठीक है। बीटा का मतलब वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मार्केट, मतलब चेंज इन स्टॉक प्राइस वर्सेस चेंज इन मार्केट प्राइस, ठीक है। इतना सा ही याद रखें। और उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कुछ और भी चीज़ देखने की भी ज़रूरत है। अब सेटलमेंट सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर सेटलमेंट पीरियड कब कब होता है? T+1 T+2, मतलब T+3 2002 तक था, T+0 इंस्टेंट इन द इंस्टेंट सेटलमेंट इन द फ्यूचर में हो सकता है, मतलब तुरंत आपने शेयर को बेचा तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ गए, सेटल हो गया अकाउंट तुरंत। लेकिन अभी T+2 चल रहा है, मतलब T+2 2 दिन लगते हैं आपको होने में। आपका साइड पिकेटिंग रूल्स क्या क्या होता है? साइड पिकेटिंग रूल से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब बेट परफॉर्मर्स को अलग कर दिया जाता है, बाकी टॉप परफॉर्मर एंड मिडिल परफॉर्मर को अलग अलग मतलब कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिससे कारण कि इन्वेस्टर को चुनने में सहूलियत होती है। आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे है उसको देख लीजिएगा, मूडी हो गया आपका, S&P ग्लोबल हो गया, फिटेक रेटिंग हो गया, ये सब PYQ क्वेश्चन में ऑप्शन पूरा का पूरा डाइट था। आप देख भी सकते हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है रेगुलेट, ठीक है। रिसील्स हो गया, आप इकोनॉमी का प्लानिंग इन इंडिया, ये सब को BBI बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।